तरफ ड्रैगन आइलैंड जाते वक्त ये लोग रास्ते में फिनिक्स ट्राइब की बैटलशिप से जा टकराते हैं। फिनिक्स ट्राइब ने इस मिशन के लिए अपने 3 ग्रेट एल्डर्स को भेजा है जो कि बहुत फेमस भी हैं। असल में फिनिक्स ट्राइब ड्रैगन क्लैन की कोई मदद नहीं करने वाला, वो बस अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इन लोगों की बहुत पहले से दुश्मनी चली आ रही है, इसलिए मदद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि इनके ड्रैगन आइलैंड जाने का जो भी कारण हो, इससे प्रॉब्लम जिया को होगी, इसलिए जियान को इन्हें रोकना ही था। यहाँ ये जो 3 ग्रेट एल्डर्स हैं, तीनों के तीनों ही डॉशेंग लेवल पर हैं और इनके जो सीनियर हैं वो डॉशेंग के 2nd स्टार पर हैं, मतलब वो रैंक में जियान से भी आगे हैं। अभी जब इन लोगों का आमना सामना हुआ तो सीनियर ने 2 टीम्स डिवाइड कर ली। पहली टीम एल्डर यन और एल्डर कुन की है जो जियान से लड़ेंगे और वहीं वो खुद याओ मिंग का सामना करेगी, क्योंकि बाकियों से जूनियर एल्डर्स और गार्ड्स लड़ सकते हैं। अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है, लेकिन हमें पहले एक पास का सीन दिखाया जाता है। इस मिशन पर निकलने से पहले फेंग हुएन ने फैंग कीनर को अपने पास बुलाया था, उससे पूछने के लिए कि आखिर वो लोग उसे और जियो फेंग को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। असल में इस मिशन के लिए बहुत अच्छे एक्सपीरियंस एल्डर्स को ही चुना जाना था, इसलिए उन दोनों को साथ ले जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। जिस पर फेंग कीनर कहती है कि शायद ऐसा मेरी पुरानी गलतियों की वजह से है। ऐसे कई रीजंस हैं जिनकी वजह से उसे इस मिशन पर भेजा जा सकता है। वो कई बार फेल हो चुकी है, अभी हाल ही में वो बहुत ही सीट्स भी नहीं ला पाई थी, इसलिए शायद उसे ये आखिरी मौका दिया जा रहा हो। जिस पर फैंग कीनर कहती है कि ऐसा नहीं है, लाइफ तुम्हें कब आखिरी मौका देगी कि तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन हर मौके को तुम आखिरी मौका समझकर ही कोशिश करना। फेंग हुएन फैंग कीनर को बताती है कि ये मिशन उनके लिए जरूरी है, क्योंकि ड्रैगन क्लैन को हराकर वो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को पा सकते हैं। ये ब्लड लाइन जितनी उनके क्लैन के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा फैंग कीनर के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे क्लैन तो स्ट्रॉन्ग बनेगा ही, लेकिन वो तो वैसे भी बन सकता है। फैंग कीनर की कल्टीवेशन रुक चुकी है, इस ब्लड लाइन से वो अनलॉक हो सकती है। फैंग कीनर के लिए ये भले ही लाइफ का आखिरी मिशन ना हो, लेकिन अपनी पास पाने के लिए ये उसके पास आखिरी चांस है। वो प्रॉमिस करती है कि इस बार वो कोई गड़बड़ नहीं होने देगी। जिसके बाद सीन वापस से करंट टाइम पर आ जाता है। गड़बड़ उसके सामने ही थी, पिछली बार भी जियान की वजह से ही सब कुछ हुआ था और अब इस बार भी जियान ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। वो दोनों एल्डर्स एल्डर लेन और एल्डर कुन जो कि जियान को रोकने के लिए गए थे, वो भी हारते दिख रहे थे। जियान ने उन दोनों को ही पीछे हटा दिया था और उनके सामने आकर कह रहा था कि तुम दोनों तो सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, मुझे तो शक होता है कि तुम सच में डॉशेंग लेवल पर हो भी या नहीं। इस चीज पर उन दोनों को बहुत गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि अभी तक हमने तुम्हें सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब तुम हमारी असली पार देखोगे। अपनी बात पूरी कर एल्डर कुन ने अपनी एक सीक्रेट और स्पेशल टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लैक होल क्रिएट हो रहा था। उसके अंदर से एक बड़ी सी स्पिरिचुअल वेल निकल कर आती है। जियान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, लेकिन असल में ये एक हेवनली टेक्निक है। जियान को नहीं पता ये चीज किस तरह से वर्क करती है, लेकिन इस तरह की टेक्निक से बचना ही सबसे सही डिसीजन हो सकता है। इसलिए वो उस स्पिरिचुअल वेल से दूर भागने लगा, लेकिन तभी एल्डर यन सामने आकर कुछ एनर्जी थ्रेड्स क्रिएट करता है, जिन्हें टच करते ही जियान की किंग कॉन्ग गोरिल्ला ग्लास बॉडी डैमेज हो सकती थी। इसलिए जियान को एक पल के लिए रुकना पड़ा और इस बीच वो स्पेशल वेल जियान को खा गई। जियान अब एक अलग डोमेन में पहुंच चुका था। ये अलग जगह उस स्पिरिचुअल वेल के अंदर है। जियान को तो नहीं पता कि ये क्या है, पर एल्डर यन और एल्डर कुन ये चीज खुद ही बता देते हैं कि वहाँ पर जो भी कल्टीवेटर फंस जाता है, उसकी एनर्जी वो डोमेन अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब वहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। जियान अगर अपनी पावर से उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करेगा, तो भी वो स्पिरिचुअल वेल बस उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगी। मतलब नॉर्मल कल्टीवेशन एनर्जी वहाँ बिल्कुल भी काम नहीं आ सकती। हालांकि ये सुनकर जियान एक पल के लिए भी नहीं घबराया और कहने लगा कि ऐसा तुम्हें लगता है कि इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मेरे लिए तो ये बच्चे का खेल है। ऐसा कहकर उसने अब अपनी हेवनली टेक्निक दिखानी शुरू की। उसने क्रिएशन पाम अटैक का इस्तेमाल किया, जिससे वहाँ एक ब्लैक होल क्रिएट हो चुका था। ये ब्लैक होल बिल्कुल असली है, मतलब एल्डर कुन के ब्लैक होल की तरह बिल्कुल नहीं है। जियान के इस अटैक की पावर एल्डर कुन के अटैक से ज्यादा थी। इस वजह से जियान के ब्लैक होल ने उस स्पिरिचुअल वेल को एब्सॉर्ब कर लिया और आखिर में जब वो पूरी स्पिरिचुअल वेल गायब हो गई, तब जियान ने उसे रिलीज किया, जो कि असल में सिर्फ एनर्जी फॉर्म में थी। इसी वजह से सिर्फ एक एनर्जी वेव निकली और एल्डर कुन का अटैक नाकाम साबित हुआ। इस चीज से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। एल्डर कुन एल्डर यन तो कुछ ज्यादा ही हैरान लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जियान के पास एक हेवनली टेक्निक होगी। तभी जियान उनके सामने आकर कहने लगता है कि तुम लोग तो अब मुझे अपनी असली पावर दिखाने वाले थे ना, क्या हुआ, क्या तुमने हार मान ली? दूसरी तरफ फेंग हुएन भी याओ मिंग का सामना नहीं कर पा रही थी। देखकर ही पता चल रहा है कि उसे लड़ने में प्रॉब्लम होने लगी है, मतलब वो भी हार रही है। इन दोनों के पास भी कोई और चारा नहीं था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे।
तभी जियान इन पर अपनी फायरबॉल से हमला करता है। ये वही फायरबॉल्स हैं जो कि उसकी गोरिल्ला ग्लास बॉडी के पीछे अटैच रहती हैं। जब वो दोनों एल्डर्स इनसे बचने की कोशिश करते हैं और एक बैरियर बना लेते हैं, तब वो फायरबॉल्स अचानक से अपनी एनर्जी रिलीज करने लग जाती हैं, जिससे उनका बैरियर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। वो दोनों बात कर रहे थे कि अगर वो यहीं रुक गए तो जल्द ही जियान की एनर्जी खत्म हो सकती है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है इस लड़ाई को जल्द खत्म करने के लिए। इसी बीच एल्ड्रिन कहता है कि अगर हम फिनिक्स ब्लड का इस्तेमाल कर ले तो हम इजीली उसे हरा देंगे, लेकिन एल्डर कुन के हिसाब से ये डिसीजन सही नहीं होगा, क्योंकि फिनिक्स ब्लड से इनकी पावर कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये फिनिक्स ब्लड को अपने साथ इसलिए लेकर आए हैं जिससे कि जब इनका सामना ड्रैगन एम्परर मतलब जियान से हो तब ये उसका इस्तेमाल कर सके। अगर उन्होंने उस फिनिक्स ब्लड को यहीं खर्च कर दिया तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। वैसे तो अभी अपनी जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उसी दौरान जियान ने वहाँ सर्पेंट ट्राइब के एक एल्डर को ऑर्डर दिया कि वो ज़्यू फेंग और फेंग कीनर को कैप्चर कर ले। उसके बाद वो लोग इजीली जीत जाएंगे। अभी उस एल्डर ने अपने गार्ड्स को भेज दिया था, लेकिन ये सब सुनने के बाद ज़्यू फेंग ने भी अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करवा लिया। सभी गार्ड्स उस बैरियर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। सर्पेंट गार्ड्स उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। पर उन लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीत तो अभी वही रहे हैं। खैर वहाँ एल्ड्रिन और एल्डर कुन को तो ये देखकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। उन्होंने फैसला किया कि भाड़ में जाए ड्रैगन आइलैंड की लड़ाई, अभी सबसे पहले उन्हें जियान को हराना होगा। ये बात कहकर उन्होंने फिनिक्स ब्लड की एक एक ड्रॉप एब्सॉर्ब कर ली थी, जिससे उनकी एनर्जी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दोनों ही फिनिक्स फॉर्म में आ चुके थे और जियान पर हमला करने लगे थे। उन दोनों ने अपना एक कंबाइन अटैक इस्तेमाल किया, जो कि किसी हेवनली अटैक से कम नहीं है, लेकिन उसे देखकर जियान ने भी तुरंत अपना पाम अटैक यूज कर दिया था। ये वही पाम अटैक है जो कि उसने डेमन सीन के उस टेस्ट के दौरान सीखा था। ये भी एक हेवनली टेक्निक है, इसलिए इसकी भी एनर्जी उन दोनों एल्डर्स के अटैक से ज्यादा है। उनके अटैक कमजोर पड़ने लगे थे। वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, पर फिर उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जियान को रोकना ही होगा। उनके पास जितना भी फिनिक्स ब्लड था उन्होंने वो पूरा एब्सॉर्ब कर अपनी पावर को बढ़ा दिया, जिससे अब जियान के अटैक्स में क्रैक्स पड़ने लगे थे। और तभी जियान भी अपनी एनर्जी बढ़ा देता है। उसने डेमन सेंट के ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब किया है, जिस वजह से उसके पास बहुत हाई अमाउंट में ये एनर्जी है और इन अटैक पर ये एनर्जी ही काम करती है। जैसे ही उसने अपनी एनर्जी बढ़ाई तो उसके पाम अटैक से उन दोनों एल्डर्स का कंबाइन अटैक डिस्ट्रॉय हो गया और बाद में जियान ने उस स्पिरिचुअल हैंड की मदद से उन दोनों को भी पकड़ लिया था। जियान उन दोनों को मार नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों ही डॉशेंग लेवल पर हैं और इतने पावरफुल कल्टीवेटर्स को खत्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसलिए जियान उनकी पास को कंप्रेस करने लगा था, जिसे कुछ देर के लिए अब वो अपनी पास का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। वो एल्डर्स भी जियान से प्रे कर रहे थे कि जियान उन्हें जान से न मारे, जबकि जियान ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। खैर दोनों का ही साइज अब छोटा हो चुका था, मतलब अब वो किसी काम के नहीं है। वो हार गए। ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियान भी तुरंत क्या उस खास बैरियर के पास आता है जो कि फिनिक्स ट्राइब के गार्ड्स ने क्रिएट किया था। जियान के एक ही अटैक में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और सभी एल्डर्स डरकर वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन जियान ने अपने एक स्पिरिचुअल ऑर्ब के अंदर उन सभी को कैद कर लिया। अभी फेंग कीनर और ज़्यू फेंग इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने जियान की जो पास देखी थी ये वो नहीं है। जियान कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब उनका और जियान का तो दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। ज़्यू फेंग तो अभी बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वो जियान से कहने लगता है कि जियान उन्हें ना मारे, इसके बदले जियान को जो कुछ भी चाहिए होगा तो ज़्यू फेंग उसे देगा। असल में ज़्यू फेंग फिनिक्स ट्राइब का सक्सेसर है, मतलब फ्यूचर में चलकर वो वहाँ का लीडर बन सकता है, इसलिए वो इतने बड़े बड़े वादे कर रहा था। पर जियान कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे चाहिए वो सिर्फ लॉयल्टी ही है, जिसकी मैं दूसरों से उम्मीद रखता हूँ, लेकिन तुम्हारे खून में वो नहीं है, इसलिए माफ करना, हम ऐसी कोई भी डील नहीं कर सकते हैं। अभी सर्पेंट ट्राइब के वो एल्डर्स जो कि ज़्याओ तियान के साथ जियान पर अटैक करने के लिए निकले हुए थे, याओ मिंग को देखने से पहले वो इस वक्त सोच रहे थे कि अच्छा हुआ तब याओ मिंग सही समय पर सामने आ गया। अगर ऐसा नहीं होता और इन लोगों की सीरियसली लड़ाई हो जाती तो फिनिक्स ट्राइब की तो फील्डिंग सेट थी, वो जियान को तो हरा ही नहीं सकते थे। वैसे वहाँ दूसरी तरफ याओ मिंग और फेंग हुएन की फाइट अभी भी चल रही थी, लेकिन बाकी पूरा क्लैन हार चुका है, इसलिए जियान फेंग हुएन को रुकने का कहता है और अगर वो नहीं रुकी तो वो उनके एल्डर्स को मार देगा। ऐसी धमकी देता है जिस वजह से फेंग हुएन को भी रुकना पड़ा। याओ मिंग भी अब वापस नीचे जियान के पास आ चुका था और उसकी तारीफ कर रहा था, क्योंकि जियान ने अकेले ही डॉशेंग लेवल के कल्टीवेटर्स को हरा दिया, जो कि कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। या तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो या फिर फिनिक्स ट्राइब को लोग जितना ताकतवर मानते हैं वो उतने ताकतवर नहीं है।
ऐसा कहकर वो फिनिक्स ट्राइब का मजाक उड़ा रहा था, सिर्फ फेंग वैन को थोड़ा चिढ़ाने के लिए। फेंग वैन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे जियान फेंग वैन से कहता है कि उसे अपने सभी साथियों के साथ वापस फिनिक्स ट्राइब लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसका सफर यहीं तक का था और आगे से फिर कभी वो ड्रैगन क्लैन के किसी भी मामले में टांग ना अड़ाए। ये सुनकर फेंग वैन को गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि तुमने मेरे साथियों को हरा दिया, लेकिन मैं अभी तक नहीं हारी हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन तुमने मेरी पार अभी तक नहीं देखी है। जो सुनकर जियान कहने लगता है कि ठीक है, तो तुम यही चाहती हो कि तुम्हारे क्लैन के 3 डॉशेंग लेवल के कल्टीवेटर्स एक ही दिन में मारे जाएं। इससे तुम्हारा क्लैन बहुत कमजोर हो सकता है, पर शायद तुम्हें इस चीज की फिक्र नहीं है। जिस पर फेंग वैन कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी छोटे मोटे एल्डर्स को भी चोट पहुंचाई तो इससे फिनिक्स ट्राइब फिर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जिस पर जियान कहता है कि हमारी तो बहुत पहले से दुश्मनी चली आ रही है, और अगर मुझे तुमसे डर लगता होता तो यहाँ मैं तुम लोगों का रास्ता रोकता ही नहीं। हालांकि फेंग वैन अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। वो तो कह रही थी कि अगर जियान लड़ना ही चाहता है तो वो भी लड़ने के लिए तैयार है। अगर वो नहीं भी जीती तो आखिर में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगी, जिसके बाद यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। इस पर जियान कहता है कि ठीक है, तो अगर ऐसा ही है तो पहले मैं इन सभी को मार देता हूँ, इसके बाद हम इजीली लड़ पाएंगे बिना किसी और चीज पर फोकस करे। ऐसा कहकर उसने अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट की और अपने हाथ को उन बाकी 2 एल्डर्स की तरफ ले जाने लगा, जो कि बहुत छोटी फॉर्म में है। छोटे मोटे अटैक से ही वो मारे जाएंगे। मतलब कम से कम जियान तो यही दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ देर तक तो फेंग वैन कुछ नहीं कहती, पर जैसे ही जियान का हाथ उनके पास पहुंच गया तभी वो जियान को रोक देती है और कहती है कि ठीक है, तो हम ड्रैगन क्लैन के इन मामलों में टांग नहीं अड़ाएंगे। अब मुझे और मेरी साथियों को यहाँ से जाने दो। साथ ही वो कह रही थी कि जियान ने जो कुछ भी किया उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी जियान की दोस्त जिया मतलब नई ड्रैगन एम्परर अपनी पूरी पार्स अभी तक नहीं पा पाई है, और बाकी 3 साइड से कंबाइन अटैक्स बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब वो लोग तो अब तक हार भी चुके होंगे। इस पर जियान कहता है कि इसके बारे में तुम मत सोचो, ये काम मुझ पर छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। अभी जियान ने एल्डर येन और एल्डर कुन और ज़्यूफेंग को अपने पास रख लिया था, जो देखकर फेंग वैन को बहुत गुस्सा आया। वो भड़क गई और कहने लगी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी डील हुई थी कि हमारे सभी साथी मेरे साथ जाएंगे। जिस पर जियान कहने लगता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अगर मैंने इन लोगों को छोड़ दिया तो कुछ ही देर में तुम अपनी एनर्जी रिकवर कर ड्रैगन आइलैंड पर पहुँच जाओगी और फिर मुझे फिर से तुम लोगों को हराना पड़ेगा। इसलिए मैं इन्हें अपने पास ही रखूंगा। जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तब इन्हें मैं लौटा दूंगा। इसके पहले अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये लोग अपनी जान गंवा देंगे। ऐसा कहकर जियान ने ज़्यूफेंग की पास को भी सील कर दिया था और उसे भी फिनिक्स फॉर्म मिलाकर उन्हीं 2 एल्डर्स के साथ कैद कर लिया था। फेंग वैन के पास अब कोई चारा भी नहीं था, इसलिए अब उसे भी हाँ करनी पड़ी। जिसके बाद जियान ने बाकी सारे साथी उसे लौटा दिए। अभी फेंग किनर तो इस चीज से कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। वो जियान से कुछ कहने वाली थी, पर तभी फेंग वैन उसे चुप करा देती है, क्योंकि फेंग वैन को उससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये लोग बहुत कमजोर हैं। फेंग वैन के हिसाब से अगर ये ताकतवर होते तो शायद ये लोग इस तरह से नहीं हारते और कम से कम उसकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। अभी जाने से पहले वो जियान को धमकी देती है कि अगर उन तीनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो फिनिक्स ट्राइब जियान को नहीं छोड़ेगा। वो कहीं भी क्यों ना छुप जाए, वो उसे ढूंढकर उससे बदला लेंगे। हालांकि जियान बुरा आदमी नहीं है, इसलिए फेंग वैन के जाने से पहले उससे कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम लोग बीच में कोई गड़बड़ नहीं करते हो तो ड्रैगन क्लैन की इस लड़ाई की खत्म होते ही मैं इन तीनों को सही सलामत तुम्हें वापस लौटा दूंगा। जिसके बाद फेंग वैन वहाँ से जाने लगी थी, पर तभी याओ मिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं भी इन लोगों पर नजर रखूंगा और अगर इन्होंने कुछ भी गड़बड़ की तो हम किसी एक कसर उन्हें भेज सकते हैं वार्निंग के तौर पर। इससे फेंग वैन को तो बहुत गुस्सा आया, पर वो वहाँ से चली गई। ऐसा लग रहा था कि याओ मिंग सिर्फ जियान की मदद करने के लिए यहाँ नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ फेंग वैन की खिंचाई करने के लिए आया था। अभी वो जियान से कहता है कि उसके हिसाब से फिनिक्स ट्राइब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला, इसका मतलब ड्रैगन आइलैंड के लिए निकला जा सकता है। जियान कहता है कि हाँ, वही मेरा मेन मिशन है। उसने वो दोनों एल्डर्स और ज़्यूफेंग को सर्पेंट ट्राइब के एक एल्डर को सौंप दिया था। वैसे भी वो अपनी पास का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। फिर भी जियान इन्हें अपने साथ ड्रैगन आइलैंड नहीं ले जा रहा, क्योंकि वहाँ उसे उन पर भी नजर रखनी होगी। खैर अभी उन तीनों को सर्पेंट ट्राइब के उस एल्डर को सौंपकर जियान यही कह रहा था कि जिया मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊंगा। और इसका ऐसे कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।